भाई क्यू सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आईएएस में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्जाम्स के लिए एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर अन्य स्टेट में भी जो पीसीएस के या फिर जनरल कंपटीशन या फिर जो टीचर के एग्ज़ाम होते हैं अन्य स्टेट में, उसके लिए भी, या फिर जहाँ कहीं भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए उपयोगी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कितने संघ प्रदेश हैं? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। ठीक है, अब 8 हैं। 26 जनवरी 2020 की स्थिति है ये, जब दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को एक संघ शासित प्रदेश में वो कर दिया गया था। तब से अब 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो कितने राज्य? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। ठीक है, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए थे। ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे, ध्यान रखेंगे। ए आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 प्रथम राज्य था। भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1953 में इसका गठन हुआ था, पूछे जाते हैं बार बार। भारत में कितने राज्य एवं संघ ये संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो अब हैं 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश, ऑप्शन में कोई भी नहीं है तो स्टार बना लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब 26 जनवरी 2020 से अभी तक स्थिति यही बनी हुई है, ध्यान रखेंगे इसको। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी कितनी? जब तेलंगाना राज्य बना था कब? तो 2 जून को ना, 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके, मतलब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके और तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था 2 जून 2014 ईस्वी में। तब जब ये बना था तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया पुनर्गठन करके, जम्मू एंड कश्मीर का। कब इसका? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को बांट करके। तब से अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अब रह गए हैं। ठीक है, और 26 जनवरी 2020 को जो दमन और दीव दादर नगर हवेली था, तो उसको एक में वो कर करके
अब 8 ही संघ शासित प्रदेश बन गए हैं। ध्यान रखेंगे, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से गोवा जो है राज्य है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। तो किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो आंध्र प्रदेश। लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई। ठीक है, अब जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को हटा दिया गया था 2014 में, ठीक है, तो 10 वर्षों तक हैदराबाद ही राजधानी होनी थी, लेकिन फिर उसके बाद 10 वर्ष के बाद अब राजधानी अमरावती को बनाया गया है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो ये भी अब आंसर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। दिल्ली है एक क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो इनमें से कौन सा एक गलत है? तो दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। नहीं, ये पुर्तगाली शासन के अधीन थे ना, फ्रांसीसी के अधीन नहीं थे दादर नगर हवेली 1954 तक। तो डी ही गलत हो जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये सही है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो सही है। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दमन और दीव को भारतीय संविधान से 56वें संविधान ये संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये भी सही है, लेकिन ये डी गलत है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पुर्तगालियों के अधीन था दादर नगर हवेली, फ्रांसीसियों का औपनिवेशिक शासन नहीं था यहाँ पे। देखिए एक्सप्लेनेशन, दादर और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्नगत अन्य 3 कथन सही हैं, जो ए, बी और सी था वो सही था, लेकिन डी गलत है। सिक्किम भारत का राज्य बना, तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहायक राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। कब? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ 36वां नहीं दिया गया है, तो 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एसोसिएट स्टेट मतलब संयुक्त राज्य बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को विधिवत पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। सी आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 36वें के। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया, दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क में संघ राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा क्या? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे इसको, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? तो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। कैसे? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके नहीं, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। संसद को अधिकार है ना, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संसद को ये अधिकार है, मतलब बिहार को काट करके अगर एक अलग राज्य बनाना हो, जो कि बनाया जा चुका है। झारखंड का निर्माण 2000 में हो गया है, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है, संसद द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संसद का ही अधिकार है अनुच्छेद 3 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? किन राज्यों को किस प्रकार से संपूर्ण पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? सही क्रम लगाना है, कालक्रम। तो इनमें सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को, सिक्किम को 1975 में और अरुणाचल प्रदेश को कब? तो 22 फरवरी 1987 को। ठीक है, तो नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो ये क्रम सही हो गया, बी आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार काल अनुक्रम बनाएं तथा अन्य में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। किस प्रकार से निर्माण हुआ है इनका, उस प्रकार से काल क्रमानुक्रम लगाना है। ठीक है, तो इनमें हो जाएगा 1975 में सिक्किम का निर्माण हुआ, फिर अरुणाचल प्रदेश का 1987 में, फिर छत्तीसगढ़ का 9 नवंबर को हुआ था ना, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का। तो ये हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का झारखंड से पहले हुआ था। ठीक है, तो पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर
छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो बी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। सिक्किम राज्य 1975 में भारतीय गणराज्य का अंग बना। अरुणाचल प्रदेश का निर्माण 1987 में हुआ। वर्ष 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य और 15 नवंबर को झारखंड 28वां राज्य का स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्रम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड 2000 में ही अस्तित्व में आया था। 2000 में तीनों राज्य का राज्य बना था। उत्तर प्रदेश से अलग भाग के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि राज्यों का क्रम लगाने के लिए दे देता है कौन सा राज्य कब बना है। ठीक है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुक्रम व्यवस्थित करिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और अपना उत्तर दीजिए कूट की सहायता से। ठीक है, तो इनमें हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। तो सिक्किम का 1975 में हुआ था, नागालैंड 1963 में ना, नागालैंड 1963 में, फिर मेघालय का 1972 में, ये नागालैंड का 1963 में, फिर हरियाणा 1966 में। तो 3, 1, फिर 4, 3, 1, 4 और 2, फिर ये सिक्किम 1975 सबसे लास्ट में। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्रम। हरियाणा का गठन 1966, सिक्किम का 1975, नागालैंड 1963। तो नागालैंड सबसे पहले 1963, फिर हरियाणा 1966, फिर मेघालय 1972 और फिर 1975 में सिक्किम का। ध्यान रखेंगे, क्रम वही हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालक्रम अनुसार पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए, किस क्रम में इनका निर्माण हुआ है। तो 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का इनमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953 में, फिर हरियाणा 1966 में, फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में और सिक्किम 1975 में। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश 1953। आंध्र प्रदेश का कब भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था? 1953 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश 1953 में, याद है ना। फिर हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में और सिक्किम का 1975 में। 36वें संविधान संशोधन किया गया था ना, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो इनमें नागालैंड कब 1966 में ना, नहीं, नागालैंड 1963 में, फिर मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो यही क्रम हो गया, ये आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में। नागालैंड कब 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम लगाना है। तो इनमें हो जाएगा अवरोही क्रम में राजस्थान,
फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। ठीक है, मतलब इनमें तीनों में हरियाणा सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान का निर्माण हुआ होगा। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लगाना था, तो सी आंसर हो गया। इसका डेट एग्जैक्ट देख लेते हैं कब हुआ था। तो हरियाणा का 1966 में निर्माण हुआ, फिर महाराष्ट्र का 1960 में हुआ था, और राजस्थान का 1956 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? तो 1948 में किसका गठन हुआ था? देखिए, इस प्रश्न में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अगर प्रोविंस लिया जाए, राज्य यहाँ बोला गया है, अगर प्रोविंस बोला जाता तो 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश प्रोविंस के रूप में 15 अप्रैल 1948 को आया, लेकिन इसका पूर्ण राज्य 1971 में बना था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है उल्फा उग्रवादी। ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश में है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कौन है? तो कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? दक्षिण के राज्य हैं। इनमें कौन कौन से? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी हैं, जो दक्षिण वाले राज्य हैं। ऐसे है ना, देखिए प्रायद्वीपीय भारत के ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु, यहाँ पे कर्नाटक और पुडुचेरी फैला हुआ है 3 राज्यों में। तो उनके बीच है कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पांडिचेरी और केरल के बीच। डी आंसर हो जाएगा। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पांडिचेरी और केरल राज्य शामिल हैं। ध्यान रखेंगे इसको। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? ये भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी ना। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है। ठीक है, 1953 विकल्प नहीं है तो स्टार बना देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1953 होता तो 1953 ही होता। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य 1953 में गठित हुआ था ना, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ध्यान रखेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ। ध्यान रखेंगे इन चीजों को, डिटेल्स थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया? तो आप लोग को पता है कि भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण या गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का 1953 में किया गया था। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो 1953 में। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष? तो 1956 में किया गया था। ध्यान रखेंगे। अब नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं नागरिकता से संबंधित। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिकता से संबंधित। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय जो संविधान है निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एक हरी, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है भारतीय नागरिकों को। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह है भारतीय। ठीक है, भारतीय नागरिकों को केवल भारत की नागरिकता प्राप्त है, राज्यों की नहीं। ठीक है, वह है भारतीय नागरिकता प्राप्त है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की भी नागरिकता होती है और संघ की भी नागरिकता होती है उन लोगों के पास, लेकिन भारत में केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। ध्यान रखेंगे कि नागरिकता जो है भारतीय संविधान में भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। इस डिटेल्स को ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, राज्य की एकल नागरिकता नहीं, राज्य की नहीं, भारतीय की भारत की प्राप्त है ना नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो यही सही है। सी आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता प्राप्त है भारतीयों को। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती? जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ये भारतीय नागरिकता नहीं पूछ रहा ना, तो जन्म से तो प्राप्त की जाती है, देशीकरण द्वारा भी, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी, भारतीय बैंक में धन जमा करके ये नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो यही आंसर हो जाएगा।
यही नहीं होगा तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है ये देखना है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से 371 अंतर्विष्ट किए गए हैं, ये सही है, पहला सही हो गया। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एकहरी है। भारत में नागरिकता एकहरी है, संयुक्त राज्य में दोहरी नागरिकता है, तो ये गलत हो गया। कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर कुछ गलत करता है तो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो सिर्फ 1 आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ पहला आंसर होगा, डी आंसर हो गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान किया जाता है वहां के नागरिकों को। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्रदान ये प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद है। ठीक है, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करता है तो संसद करता है, डी आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। ठीक है, इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। ठीक है, ये संसद को अधिकार प्राप्त है कि नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जाएगी लोगों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसके पास है? संसद के पास है ना, तो इनमें संसद कहीं नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किससे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। देखिए एक्सप्लेनेशन स्टार हो जाएगा, यहाँ संसद कहीं नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई विकल्प सही नहीं होगा, स्टार बना दीजिए। ठीक है, अगर विकल्प में संसद होता तो संसद वो करते हैं, मार्क करते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो कितने वर्ष? 7 वर्ष बिताने होंगे।
सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष, सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे भी मौलिक अधिकार से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। मूल अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, तो ये सही है। पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट में ही मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए समर्थन किया गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होते रहते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दी गई है ना। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किनको? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में। ठीक है, मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 के तहत को ही प्रदान किए गए हैं। मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध से असंगति में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार इनमें से वाद योग्य है। मतलब कि इसके लिए अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति ये न्यायालय जा सकता है। तो यही बोल रहा है वाद योग्य। बोलने का मतलब यही है कि ये न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है। मौलिक अधिकार क्या है? तो वाद योग्य है, ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह के व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है और नीति निर्देशक तत्व जो है अवाद्य योग्य है। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है और जो नीति निर्देशक तत्व है वो अवाद्य योग्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार है क्या है? तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, डी आंसर सही है। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, गलत हो गया। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं,
ये डी हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, डी आंसर होगा। देखिए, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आपातकालीन स्थिति में ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। जबकि अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। मतलब कि अन्य जो मूल अधिकार हैं, मतलब 20 और 21 को छोड़कर को निलंबित करने का, मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि न्यायालयों द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों के स्वतः निलंबन को राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्ति के तहत की व्याख्या किए जाने पर इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो सकता है। अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, ठीक है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति की शक्ति की व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ए स्वीकार हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर डी को माना था। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। ये यूपी ने डी को आंसर माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत कहाँ प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो
कभी भी अगर डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, और प्लेलिस्ट में और भी वीडियो अवेलेबल है, हिस्ट्री के भी और ज्योग्राफी के भी और मैपिंग का भी, और बीपीएससी का फुल लेंथ पेपर भी कराए गए हैं। वो भी कम से कम 8 पेपर, मतलब कि 8 साल के पेपर करवा दिया जा चुका है। अभी टारगेट है कम से कम 15-16 साल का करवा दिया जाए, यूपी पीसीएस का भी और बीपीएससी का भी। तो अभी बीपीएससी का मैंने करवा दिया है कम से कम 8 पेपर, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो भी कर लीजिए। फुल लेंथ करने से ये होगा कि आप सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करते चलेंगे, तो आप मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा। सारे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सारे सब्जेक्ट एक साथ मतलब कि फुल लेंथ में करवाया जा रहा है, तो उससे थोड़ा बेहतर फील होगा, कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, यूपी का भी कम से कम करवा देंगे 15-16, और बिहार का भी, तो कम से कम 4,000 के आसपास क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाएगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप तैयारी बेहतर होगा आपकी। और सेक्शन वाइज तो हो ही रहा है, सेक्शन वाइज में हिस्ट्री का कंप्लीट करवाया जा चुका है, ज्योग्राफी भी करीब करीब कंप्लीट है, पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है, और भी सब्जेक्ट आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।